guys, welcome to Synopsis IAS. I am Nivedita Datta. A brief about me: I cleared Civil Services Mains in 2019 with Political Science optional. I have done my Masters in Political Science and I have also cleared UGC NEET, Associate Professor in Political Science. I love communicating with people and I am a speaker in the Indian Student Parliament. Also, I love teaching and I have been teaching for the last 2 years. Synopsis IAS has come up with a lot of courses जो आपकी प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है. पता सबको होता है कि क्या पढ़ना है, कौन से सोर्सेज हैं, बट व्हाट पीपल डोंट नो इज़ हाउ टू क्लियर, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, स्मार्ट ट्रिक्स दैट यू नीड टू क्लियर. तो कुछ कोर्सेज हैं हमारे सिनॉप्सिस आईएएस के, जैसे मेंस इन 300 टॉपिक्स का हमारा ये सीरीज़ चल रहा है, इन विच हम वो 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं जो मोस्टली मेंस में पूछे जाते हैं, और उसके लिए हम इंट्रो, फ्रेमवर्क, डायग्राम्स बिल्कुल सेट रेडी रखते हैं. Then we have mains classroom course and we also have mains test series courses. Apart from this, we have a lot of courses for prelims preparation also. You can go to the website to see all the courses that we offer. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है एनर्जी एंड पावर सेक्टर. सिलेबस में ये आता है GS 1, 2, 3 तीनों में, एंड काफ़ी सारे ऑप्शनल्स में भी ये टॉपिक कवर होता है. इन GS 1 इट कैन बी आस्क्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज. देन वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कुछ हैं एनर्जी से रिलेटेड, पावर सेक्टर से रिलेटेड, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड देन वी हैव इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, काफ़ी बार इसी टॉपिक के अंदर एनर्जी को पूछा जाता है. Then infrastructure में we have separately energy as a topic, so we need to study the whole energy. Let's see कि previous year questions कौन से हैं, ताकि हम जब आगे ये टॉपिक पढ़ें तो हमें exactly पता हो कि पढ़ना क्या है. It shouldn't be like आप energy, everybody knows what it is. We have renewable energy, non-renewable energy, and we know the basic concept. What we don't know is कि पूछा क्या जाता है, कितने डेप्थ में पूछा जाता है. तो जब तक पता नहीं होगा हम exactly पढ़ेंगे कैसे. So let's see the previous year questions. So the first question is: access to affordable, reliable, sustainable, modern energy is sine qua non to achieve sustainable development goals. Comment on the progress made in India in this regard. तो ये अभी सस्टेनेबल जो वर्ड पढ़ते से ही क्वेश्चन में आपके दिमाग में सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, ये सब पढ़ते से ही डायग्राम याद आना चाहिए आपको. एक ग्राफ बनाओगे परेटो वाला, यू विल राइट सस्टेनेबल energy and you will write over here economic development and you will make a graph like this and you will write over here, आप लिख दो, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा है तो आप लिख दो रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करना. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ. इसका ये मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट पे हो ग्राफ के, तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, काफ़ी कम है. दिस एक्सेस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ लेस क्योंकि आप सस्टेनेबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो. इफ़ यू कम ओवर हियर, सो दैट मीन्स कि आपने सस्टेनेबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी बहुत हो रही है. बट देर इज़ एन ऑप्टिमम पॉइंट जहाँ पे आप सस्टेनेबल एनर्जी भी कर सकते हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हो. एंड वो पॉइंट कहाँ पे है? सो दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी पे आप इन्वेस्ट करो तो दिस इज़ अ परेटो ग्राफ एंड दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट. पढ़ते से ही आपको याद आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन में परेटो बनाना है. ओके, रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स दी हैं, यही क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोग्रेस मेड इन इंडिया पूछा गया है. क्या कोई लॉ है, क्या कोई स्कीम्स है, दैट वी हैव टू नो. तो ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे एंड यू विल बी इजीली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. देन नेक्स्ट लेट्स कम टू गिव क्या टारगेट्स हमने सेट कर रखे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के. तो दिस क्वेश्चन हमें पता चलता है कि डेटा इंपॉर्टेंट है, कि कितना परसेंट, आपसे यही पूछा गया कि करंट स्टेटस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, कहाँ कहाँ है एंड कितना परसेंट है रिन्यूएबल एनर्जी. फिर पूछा गया डिस्कस एंड ब्रीफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स. तो ये जो उस टाइम के 2016 में स्कीम्स आई हैं उस पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है. सो दिस शोज के जो एनर्जी से रिलेटेड स्कीम्स हैं अभी गवर्नमेंट की, दोज आर इम्पोर्टेंट है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट है टू व्हाट फैक्टर्स कैन द रीसेंट ड्रामेटिक फॉल इन इक्विपमेंट कॉस्ट और एंड टैरिफ ऑफ सोलर एनर्जी बी एट्रीब्यूटेड. मतलब अगेन करंट अफेयर से रिलेट किया इन्होंने. उस टाइम पे जो सोलर एनर्जी है उसके कॉस्ट काफ़ी कम हो गए थे. सोलर एनर्जी हैज़ बिकम वेरी चीप नाउ. सो ये पूछा गया है कि क्यों ऐसा हुआ है. सो यू नीड टू नो इन डिटेल
कि एनर्जी कैसे हार्नेस होती है, उसके कहाँ कहाँ कॉस्ट लगते हैं, कैसे उसका कॉस्टिंग होता है, एंड देन व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टू द थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स। तो आपको सारी एनर्जीज के आपस के रिलेशन भी जानना जरूरी है कि कैसे सोलर एनर्जी बढ़ने से थर्मल पावर प्लांट्स कम होंगे, ज्यादा होंगे, क्या इफेक्ट होगा। सो दैट्स व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब हमने देख लिए। सो लेट्स सी, discuss all the topics, all the concerns that are usually asked in the paper. Let's start with the introduction. Let's understand कि energy क्या है. So energy basically होता है कि आपके पास 2-3 टाइप के सोर्सेज हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी है एंड यू हैव नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम जैसी चीजें आती हैं. तो हमें पता है कि कोल फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, तो कोल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है. इससे हम एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं. और कैसे हार्नेस करते हैं हम? यूजुअली एक कोल की फैक्ट्री में क्या होता है, कोल को जला के थर्मल पावर यानी कि हीट रिलीज होती है एंड दैट हीट इज यूज्ड टू वार्म वाटर. पानी को बॉईल किया जाता है, स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, वो स्टीम यूज होती है एक टरबाइन को घुमाने में एंड देन दैट टरबाइन इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड which leads to the generation of electricity. यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो बेसिकली when there is a circuit और दोनों के बीच में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट यहाँ से लेके यहाँ जाएगा. सो दिस मूवमेंट इज करंट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इज इलेक्ट्रिसिटी. तो जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है, थर्मल पावर प्लांट्स में बनी या फिर वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे बनी, जब ये एनर्जी वहाँ पे हार्नेस होगी, वहाँ से ये जाएगी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स में, इनको प्रोसेस किया जाएगा, इसकी वोल्टेज को बढ़ा के अलग अलग जगहों में सप्लाई किया जाएगा और फिर उस एनर्जी को स्टेप डाउन करके हमारे घर के वोल्टेज के अकॉर्डिंग घरों में पहुंचाया जाएगा. दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एंड सप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री. और जो हम यूज करते हैं वो होता है पावर, मतलब एनर्जी पर आवर जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं वॉट एंड दैट इज व्हाट इज पावर. तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उस पे वॉट के बेसिस पे हम मेजर करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया. आपने काफी सारे अप्लायंसेस में देखा होगा कि उसमें वॉट लिखा होता है कि कितने वॉट पावर इसको चाहिए सप्लाई सो दैट इट कैन वर्क. एसी, रेफ्रिजरेटर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फॉर हाउस होल्ड लाइक इलेक्ट्रिसिटी. Okay, and similarly this electricity is also required to run industries, factories. हर जगह electricity से ही काम होता है. So that is why all of this power sector is important. Then we have thermal, hydroelectric, renewable energy, nuclear power. ये सारे different sources of energy हैं जहाँ से हम energy को harness कर सकते हैं. Then India is the third largest producer and third largest consumer of electricity in the world. तो आपको एनर्जी पे क्वेश्चन आए तो ये आपका एक अच्छा इंट्रो हो सकता है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर. देन लेट्स कम टू नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड. तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे सप्लाई होता है, हार्नेस होता है. तो हमारे थ्रू आउट द कंट्री वी हैव एनर्जी ग्रिड जो कि एक जगह की सप्लाई को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है. दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंक्रोनस एनर्जी ग्रिड इन द वर्ल्ड. ओके, एंड वी हैव द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 370 गीगावाट्स. नाउ लेट्स कम टू रिन्यूएबल एनर्जी. सो रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स include hydroelectric plants which constitute 35.86% in India. And इसमें 100% FDI is allowed in the power and renewable energy sector through automatic route. So I hope you know what FDI is, what is the difference between FDI, FPI, and then you should also know कि automatic route क्या है. Okay, so automatic route is basically when you can get FDI without much of government interference. आपको बहुत easily clearances मिलते हैं. So that is automatic route. So India now has a target. ये अभी हमने देखा था कि मेंस का क्वेश्चन है. तो टारगेट क्या है हमारा? ऑफ हैविंग 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030. तो हमने कुछ ग्राफ्स देखे थे इफ यू रिमेंबर कि एक ग्राफ हमने देखा था जिसमें टाइम इज ऑलवेज इन दिस एक्सिस, राइट? So you can again use that graph over here. You can write time over here and you can write climate change. Okay, so you can write, so with renewable energy we can say that climate change impact will
reduce, but without renewable energy what will happen, it will increase. So such graphs हम हर टॉपिक में हम देख रहे हैं कि हम इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझे, याद रखें इन ग्राफ्स को. ओके, नाउ लेट्स कम टू द पाई चार्ट. सो लेट्स सी कि कितना शेयर है एनर्जी सोर्स का. तो देखते हैं कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो क्या है. सो दैट इज थर्मल. थर्मल यानी कि कोल का यूज करके जो हम बना रहे हैं, दैट इज thermal power generation, and we have 63.6% of our energy coming from thermal energy sources. Next we have renewable energy जो कि है 21.8%. रिन्यूएबल एनर्जी में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस ग्राफ में. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज वी कैन सी इज 12.7% एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज 1.9%. तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इज बेसिकली बायोगैस, दैट वी कैन, विंड एनर्जी, देन वी हैव टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे रेस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं. सो प्लीज रिमेंबर ये थर्मल जो है 63% है एंड रिन्यूएबल एनर्जी 21.8%, and then we have hydro which is 12.7%. Let's move forward and see कि installed capacity कितना है. अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि कितना कैपेसिटी का हमारा टारगेट है. So what was our target? Please revise. Okay, so installed electricity capacity, let's see. So coal का installed is 202 gigawatt. So the maximum that we have is coal, and then we have renewable energy जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं देख रहे हैं. स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं बट लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा क्या है, तो दैट इज विंड एंड देन वी हैव सोलर. लेट्स मूव फॉरवर्ड कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या है. हमने देखा था मेंस में क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट. सो वी शुड नो कि लास्ट कुछ सालों में हमने पावर सेक्टर के क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं. द फर्स्ट वन इज डीरेगुलराइजेशन ऑफ डीजल प्राइजेस. तो जो गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होल्ड था कि प्राइस वही मैनिपुलेट करेंगे, उसको कम कर दिया गया है. एंड नाउ प्राइवेट प्लेयर्स हैव अ लॉट ऑफ इंसेंटिव इन सेटिंग द डीजल प्राइजेस. तो इससे क्या होगा, आप सोचिए कि इससे क्या हो सकता है, रीइग्नाइटेड द प्राइवेट सेक्टर. क्यों? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में. ये जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, आप खुद सोचिए कितने बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, कितने लार्ज स्केल पे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं. तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से नहीं काम चला सकते. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो पार्टिसिपेट, एंड दैट इज़ वाई दे शुड हैव मोर इंसेंटिव. तो मोर इंसेंटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनका गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम करें और उनका होल्ड बढ़ाएं. नेक्स्ट इज गैस प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम. सिमिलर पॉइंट है कि डीरेगुलराइज किया है प्राइजेस को, प्राइसिंग में फ्रीडम दिए, मार्केटिंग में फ्रीडम दिए. नेक्स्ट इज न्यू पॉलिसी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन. सो दिस पॉलिसी हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड कि आप गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर आए, क्लियरेंसेज ईजिली हो, लैंड एक्विजिशन एक्सप्लोरेशन के लिए ईजिली हो. हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी में भी यही सेम सिमिलर ही हमारा इनिशिएटिव रहा है. मतलब पॉलिसी में हम देखेंगे कि बहुत ही एम रहा है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दीजिए ताकि वो एक्सप्लोरेशन कर सकें. अब हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन फॉर एग्जांपल, अभी नए नए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आए हैं जिनको हम शेल गैस, देन वी हैव कोल बेड मीथेन, ऐसी चीज़ें आई हैं जिनकी एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, विच गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड. सो वी हैव टू ब्रिंग इन प्राइवेट प्लेयर्स. तो इन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने यही करने की कोशिश की कि ईजिली लाइसेंसेस मिले, क्लियरेंसेस मिले, ताकि ईजिली प्राइवेट प्लेयर्स इनमें इन्वेस्ट कर सकें. देन वी हैव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 जो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे. देन रशिया हैज़ ऑल्सो एक्वायर्ड एसर ऑयल्स रिफाइनरी इन गुजरात. सो वी कैन सी दैट government has made it very easy for foreign players also, foreign countries also to invest in our energy sector, जो कि बहुत ज़रूरी था. देन कंट्री वाइड फ्यूल रिटेल नेटवर्क हमने स्टार्ट कर दिया है इस साल से. लेट्स सी के इश्यूज़ क्या हैं. अभी तक तो हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या है एक्चुअल में एनर्जी सेक्टर. हमारे एनर्जी सेक्टर में इश्यूज़ क्या हैं. लेट्स सी कि स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ इसमें आपस में कोलाइड करती हैं. 5 different ministries along with multitude of regulators govern Indian energy sector, and it is very important कि ये जो अलग अलग ministries हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ, सो ये सारी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं इनको कोऑर्डिनेशन में चलना बहुत ज़रूरी है, बट ये कोऑर्डिनेशन में नहीं चलती हैं. दैट इज़ वाई वी हैव अ
structural issue. Next, petroleum and natural gas, coal, renewable energy, nuclear energy have separate ministries. हमने अभी डिस्कस किया था. Presence of different regulators for each type of fuel आप देखेंगे कि अलग है. Petroleum Regulatory Board अलग होगी. Then we have different sort of regulators for each type of energy source. Why we need, what do we need? We need a single energy ministry. Let's see financial क्या issues हैं. सो फाइनेंस में वी कैन सी के एनर्जी फॉर ऑल के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट वी नीड $786 बिलियन इन्वेस्टमेंट टिल 2030. आर वी गिविंग दैट मच? तो नो, बिकॉज स्लगिश वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्लो डाउन है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस बिफोर ऑल्सो दैट हाउ इकोनॉमी इज गोइंग डाउन. देयर हैज़ बीन अ स्लगिश ग्रोथ एंड दैट इज़ वाई इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ NPA है. तो फिर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा जब मैक्सिमम जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो NPA में हैं. द इकोनॉमिक कंडीशंस आर ऑल्सो नॉट गुड. सो हाउ डू वी गेट दिस मच अमाउंट ऑफ फाइनेंस? देन क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस. सो वी कैन से दैट लॉट ऑफ पीपल हैव इलेक्ट्रिसिटी नाउ, बट कितने घंटे लाइट रहती है, कितने घंटे दे हैव एक्सेस टू इट. सो इट इज़ सेड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोवाइड लेस देन 10 आवर्स. अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे 10 घंटे से कम इलेक्ट्रिसिटी का पहुँच है इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स पर डे. सो दिस इज़ वेरी लेस. देन वी ऑल्सो हैव सीन दैट रूरल अर्बन गैप बहुत ज़्यादा है. अर्बन एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वेर एज ओनली अराउंड 71% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन द रूरल एरियाज हैव इलेक्ट्रिसिटी. सो अगेन देर इज़ अ ह्यूज गैप. देन पावर टैरिफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं. Power tariffs is basically how much of taxes that the government is implying, and government has very stiff taxes because of which most of our discoms are in loss. Next we have private investment. We have just discussed के last की policies क्या थी, जो last 3 years की policies थी. Those were कि हम कैसे government को का इंटरवेंशन कम करें और प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं. तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्टैग्नेटेड और कम थी, जिसका परसेंटेज रेज इज़ ऑल्सो वेरी लेस, विच इज़ 5 to 6% ही ग्रोथ है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, जबकि एनर्जी सेक्टर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेबल सेक्टर है. एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ इम्पोर्ट डेफिशिएंसी. हमने अभी पॉइंट पढ़ा था कि इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर. हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जिससे हमारे कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट क्रिएट होता है. नाउ लेट्स मूव फॉर रीजंस ऑफ स्ट्रेस. ये सारे हमने स्ट्रेस पढ़ लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, स्ट्रक्चरल इश्यूज है, फाइनेंस में कमी है, हम इसको प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्या रीज़न है हमारे स्ट्रेस इन पावर सप्लाई का. तो फर्स्ट इज स्लो ग्रोथ इन पावर डिमांड. नेक्स्ट है डिलेड पेमेंट्स बाय डिस्कॉम्स. सो बिकॉज द पेमेंट्स आर नॉट गिवन बाय पीपल ऑन टाइम, दैट इज़ वाई डिस्कॉम्स देमसेल्व्स आर नॉट एबल टू पे. तो अगर पे ही नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कहाँ से आएगी, राइट. So delayed payments. Then we have issues related to coal supply. So we have seen कि coal का जो percentage है, कितना percentage है, please go and revise. So coal का percentage सबसे ज़्यादा है and coal की ही supply में काफ़ी issues हैं, and that is why हमारा पावर सेक्टर जो है, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो फिनिश प्रोडक्ट कैसे आएगा, और रॉ मटेरियल में ही हमारे ब्लॉकेजेस हैं. Then we have poor grid connectivity. We have a national grid which is one of the largest, but is the connectivity good? Do we have losses or we don't have losses? तो losses बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है. So there is a need to expand this grid connectivity infrastructure to the last man. Connectivity is also less. We can see urban rural divide we've already discussed. So urban areas में ज़्यादा connectivity है, rural में कम है. तो हमें इसको accessible बनाना है. At the same time हमें इसको लॉस भी कम करना है ट्रांसमिशन में. रीसेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं. हमने अभी देखा था रीसेंट डेवलपमेंट लॉज में दैट ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है. लेट्स सी इट्स की प्रोविजंस. फर्स्ट प्रोविजन इज प्राइवेटाइज डिस्कॉम. वी हैव सीन इन द लास्ट हेडिंग दैट हाउ डिस्कॉम्स जो हैं वो पे नहीं कर पा रही हैं. तो उदय स्कीम आपने देखा होगा. उदय स्कीम इज़ फॉर revitalizing the discoms. Okay, so the draft electricity bill is saying that we have to privatize the discoms. Then they are saying that bring in an electricity contract enforcement authority, because contract enforcement जो है वो काफ़ी weak है, जिसकी वजह से NPAs भी बन रहे हैं. तो हमें क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी लाना है कि आपने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तो आप उस प्रोजेक्ट को फिनिशिंग तक लेके जाएं. कोई
प्रोजेक्ट बीच में नहीं अटकना चाहिए। देन टू ब्रिंग नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें मूव करना ही पड़ेगा फॉर क्लीन, फॉर बेटर climate outcomes, so that is why it's important and that's why national renewable energy policy लाना ज़रूरी है। बिल ने ये भी बोला है कि states as well as central power regulators to specify transmission charges under open access. Then it provides additional roles to National Load Dispatch Center that includes scheduling and dispatch of power across the country in accordance with contracts. Okay, so let's move forward and see दैट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में क्या है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज़ अ हॉट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही लिंक्ड होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम, सोलर एनर्जी के बारे में पूछ लेंगे, विंड एनर्जी के बारे में पूछेंगे, रीसेंट डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। सो लेट्स सी, हमने देखा था वो पाई चार्ट इफ़ यू रिमेंबर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा कोल था, उसके बाद हमने देखा था कि रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रो था एंड देन न्यूक्लियर था एंड देन वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी। तो टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 35.86% है इंडिया का। मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विच इज़ द नोडल एजेंसी एंड देयर इज़ अ PSU सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि हैंडल करता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सब कुछ। इंडिया हैज़ कमिटेड टू इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये टारगेट्स हम देखेंगे ये क्या है ये आगे देखेंगे। तो NDC जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें हमने NDCs दिए हैं कि सर्टेन नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो लेट्स वील डिस्कस कि कौन से NDCs हैं और कौन से एनर्जी सोर्सेज है। वी ऑल नो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, ऑल ऑफ दीज कम इन renewable energy. India is ranked 4th most attractive renewable energy market in the world. Why? Because definitely हमारे पास बहुत ज़्यादा consumers है. We have also a large land because of which we have a lot of scope of exploration. We have the 5th largest installed capacity of renewable energy and we have the 4th largest capacity of wind power and 5th largest in solar power. तो ये तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, इसको आप ऐसे मत लो कि 4th 5th क्या है ये। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स विच हैज़ आस्क्ड कि इंडिया का जो सोलर कैपेसिटी का इंस्टॉल पावर है दैट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ रॉन्ग, हम लार्जेस्ट नहीं है किसी में, हम 4th मोस्ट हैं एनर्जी मार्केट में, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में। 5th लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की, 4th लार्जेस्ट है विंड पावर की और 5th लार्जेस्ट है सोलर की। ओके, नाउ लेट्स सी कि गवर्नमेंट ने क्या NDC जो मैंने आपको बताया था वो NDCs क्या हैं। तो 3 हैं NDCs, इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है। सो लेट्स सी क्या है। पहला क्या है, रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 33 to 35% बिलो 2005 बाय 2030। मतलब जो परसेंटेज इंटेंसिटी है हमारे एमिशन की वो हमें कम करनी है बाय 35% ऑलमोस्ट बाय 2030। देन इंक्रीज शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल का कितना कंट्रीब्यूशन था, हमने देखा था कि फॉसिल फ्यूल से हमारा कोल, थर्मल पावर दैट वाज द लार्जेस्ट 76%। तो हमें उसको कम करना है, कितना 40% से हमें रिड्यूस करना है बाय 2030। तो हमारा जो मैक्सिमम सोर्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट है उसको कम करना है हमें एंड इंक्रीज़ करना है हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। और बहुत सारे हम सोलर सिटीज़ एंड पार्क्स बनाने वाले हैं। सोलर पार्क्स की कैपेसिटी होगी 40 गीगावाट बाय 2020। सो दीज आर सम ऑफ द गवर्नमेंट कमिटमेंट्स दैट वी हैव गिवन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू अचीव कि क्लीन एनर्जी हमें मिले। लेट्स सी वे फॉरवर्ड। तो हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि यूनिफाइड मिनिस्ट्री नहीं है, तो हमें यूनिफाइड एनर्जी पॉलिसी चाहिए, डेटा चाहिए, रेगुलेटरी बोर्ड चाहिए जो कि यूनिफाइड हो ताकि कोऑर्डिनेशन आए। देन हमें इनकरेज करना है यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल बायोफ्यूल को हमें यूज़ करना है एंड वी ऑल्सो हैव टू एनकरेज यूज़ ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज फ्यूल्स विथ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देन हमें इंक्लूजन करना है लोगों का इन गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट बाय इंश्योरिंग कि सबको एक्सेसिबल हो, ये सबको अफोर्डेबल हो। ये एक तरीका है कि हम GST फ्रेमवर्क को ग्रेजुअल मैनर में इंक्लूड करें
इन गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर अभी जीएसटी जो है वो गैस के सेक्टर पे नहीं लग रहा है। सीन ऑलरेडी क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है कि रिन्यूएबल एनर्जी चीप हो रही है तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। सो वी नीड टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिफॉर्म प्राइसिंग, ताकि जो लो प्राइजेस हो रहे हैं उसका फ़ायदा सब उठा सकें और सब इंस्टॉल कर सकें इन रिन्यूएबल एनर्जीज़ को। देन नीड टू क्रिएट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट जैसे कि अभी हम हैं, हमें अपना डोमेस्टिक कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करना है। एंड द लास्ट वन इज़ दैट इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ को हमें एनर्जी सेक्टर्स की तरफ डाइवर्ट करना है। अब हमने अपना आंसर तैयार कर लिया है। वी हैव सर्टन फैक्ट्स जो अब इंट्रो में डाल सकते हैं। हमने देख लिया है कि एनर्जी होता क्या है, हमने रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी देख ली, हमने डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, हमने वे फॉरवर्ड भी देख लिया कि क्या सोल्यूशन दे सकते हैं हम। अब हम फाइनली एक कंक्लूजन लिखेंगे। अच्छा, तो ये आप एक स्टैंडर्ड लाइन वर्ड्स याद कर लो कि बैकबोन ऑफ इकोनॉमी या फिर कॉर्नरस्टोन ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमी, ये दोनों ही आप GS3 के किसी भी आंसर में लिख सकते हो। तो हम कैसे लिखेंगे? पहला कंक्लूजन आप ये लिख सकते हो कि एफिशिएंट एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के बारे में बात करें तो एफिशिएंट एनर्जी इज़ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ की टू अचीविंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। ये हमारा टारगेट है, गवर्नमेंट का टारगेट है। तो आप इससे आप एंड कर सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एनर्जी एफिशिएंसी इज़ कॉर्नर स्टोन ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमी, इट इज़ की टू अचीविंग SDG गोल्स, स्पेसिफिकली SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो आपको अगर आप एंड में ये कोट करते हो, SDG के बारे में कोट करते हो या गवर्नमेंट के एम के बारे में कोट करते हो, तो ये बहुत ही अच्छा कंक्लूजन हो जाता है। एंड डेफिनेटली इंट्रो कंक्लूजन को पढ़ के आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो these two, please remember these two conclusions. One, you can write कि ये एक बैकबोन है इकोनॉमी का, एनर्जी सेक्टर, और ये हेल्प करेगा गवर्नमेंट के एम को अचीव करने में। दूसरा, आप ये भी लिख सकते हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें हेल्प करेगा SDG गोल अचीव करने के लिए। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।